हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द अनदर सब्जेक्ट्स ऑफ द सेमेस्टर 5th, दैट इज़ फार्माकोग्नोसी एंड द फाइटोकेमिस्ट्री। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपकी पूरी यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आप मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, पहले थोड़ा देख लो उसके बाद देख लेना, बट पूरी वीडियो को देखना क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाली हूँ वो सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो आपका यूनिट नंबर 1 है वो है आपका मेटाबॉलिक पाथवे इन द हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं हायर प्लांट्स देखूँ तो हायर प्लांट्स क्या होते हैं, वो वाले प्लांट्स जो कि फुली डेवलप है, उनकी रूट स्टैम्स और जो लीव्स वगैरह हैं वो फुली डेवलप होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हायर प्लांट्स। इस यूनिट नंबर 1 के अंदर जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है आपका पहला सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे और लास्ट आपका यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बायोजेनेटिक स्टडी। तो सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं अपना मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। तो देखो, मेटाबॉलिक पाथवे मैंने आपके यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिख रखी हैं, आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। मेटाबॉलिक पाथवे अगर मैं बताऊँ तो एक सीरीज़ होती है केमिकल रिएक्शंस की, जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होती है उनके अंदर देखो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो सारी एक सीरीज़ में चलती रहती हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। जितनी भी हमारी रिएक्शन होती हैं उनमें एंजाइम का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर होती हैं हमारी सेल के अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो उसके टाइम पे जो भी प्रोडक्ट या जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ना, इसके भी आपके दो टाइप होते हैं। पहला है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बेसिकली जो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और ये प्रोड्यूस होते हैं आपकी लार्ज क्वांटिटी में। जैसे कि हमारा शुगर है, लिपिड है, हार्मोन है, ये सारे एग्जाम्पल आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है ये तो आपने पहले भी अपना जो फार्माकोग्नोसी पढ़ी होगी उसमें पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे रिवीजन करा देती हूँ आपका। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पहली बात तो हमारे सिंथेसाइज होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से, और ये जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद ये हमें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे एल्किलॉइड है, टैनिन है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है दैट इज़ अ सिग्मिक एसिड पाथवे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी, है ना। अब आप सोचोगे भैया मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी रिएक्शन है, कोग्नोसी में भी रिएक्शंस हैं, बट चलो आपकी जो यूनिट नंबर 1 है ना, इसमें आपको रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी बस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सिग्मिक एसिड पाथवे की। तो आपका जो सिग्मिक एसिड पाथवे है ना, बेसिकली जो सिग्मिक एसिड नेम है ये आपका ड्राइव हुआ है सिग्मी। सिग्मी एक हमारा जापानीज़ फ्लावर है, और सिग्मी मतलब कि फर्स्ट टाइम जो सिग्मिक एसिड है ना वो आइसोलेट किया गया था इस वाले फ्लावर से, इसलिए हमने क्या कर इसको जो नाम रखा गया है वो रख दिया सिग्मिक एसिड पाथवे। मतलब सिग्मिक एसिड मतलब कि जो आपका सिग्मिक एसिड है वो फर्स्ट टाइम सिग्मी जो कि एक जापानीज़ फ्लावर है इससे आइसोलेट हुआ था, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सिग्मिक एसिड। जो हमारा सिग्मिक एसिड होता है ना, बेसिकली ऑकर होता है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में, बट नॉट इन द एनिमल, लेकिन एनिमल्स में ये नहीं होती है। सिग्मिक एसिड पाथवे एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके थ्रू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोगों के बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड है और फॉर्म, इस तरीके से हमारी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिग्मिक एसिड पाथवे है, जब हम इसकी रिएक्शंस को देखेंगे तो लास्ट में जो हमारे कंपाउंड बनेंगे वो है आपका ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एलिनिन। यहाँ पे जो हमारा ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एलिनिन है, ये दोनों क्या है, आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ठीक से मतलब अच्छे से देखते रहना आप अपना कि मैं कैसे कैसे रिएक्शंस बता रही हूँ। ये वाला जो पाथवे है ना, अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग मटेरियल की, तो इसकी जो स्टार्टिंग मटेरियल है कहाँ से स्टार्ट होती है। पहले हमारे 2 कंपाउंड होते हैं। पहला होता है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस, अच्छा ग्लाइकोलिसिस HMB शॉन्ट जो है ना, आपने ये अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होंगी दोनों साइकिल। ठीक है, तो पहला जो कंपाउंड होता है हमारा वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको मैंने PEP लिख रखा है यहाँ पे, और सेकंड होता है आपका इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट।
एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो दोनों देख सकते हो लास्ट में जो फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि इनसे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इसलिए यहाँ पे फॉस्फेट लगाया गया है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है और हमें एक कंपाउंड मिलता है DAHP। ठीक है, समझ में आया। DAHP की जो यहाँ पे फुल फॉर्म है दैट इज़ 2 कीटोन, बिकॉज सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर मेरा कीटोन ग्रुप है 3 डीऑक्सी डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपने कंपाउंड सुने होंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, है ना। तो ये आपका डी इसलिए लगा है क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अरबिनो हैप्टोनिक एसिड 7 फॉस्फेट, 7 वाले ग्रुप पे आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और हैप्टोनिक यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो यहाँ पे हमने लगाया हैप्टोनिक। तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और PEP जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस होती है और हमें कंपाउंड मिलता है DAHP। उसके बाद हमने कराना होता है इस कंपाउंड का साइक्लाइजेशन। बेसिकली कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, इस वाले कार्बन को उठा के इस वाले कार्बन से जॉइंट कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर कंपाउंड मिल जाएगा दैट इज़ आफ्टर द साइक्लाइजेशन वी गॉट 3 डिहाइड्रोक्सी क्यूनिन एसिड, 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद मैंने इस कंपाउंड को क्या कराना है, डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं मैं वाटर को यहाँ से रिमूव करा रही हूँ। तो आपका एक तो ये वाला HO, ये वाला OH और यहाँ पे जो आपका एक हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना, कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अपना। डिहाइड्रेशन मैंने यहाँ से क्या निकाला है, वाटर को बाहर निकाला है, बाकी एज इट इज़ आपके कंपाउंड लगे हुए हैं। तो हमें मिल जाता है 3 डिहाइड्रोक्सी सिकमिक एसिड। देखो एक दो बार तो आपने रिएक्शन को भाई लिख के देखना ही पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही आपको याद हो पाएगी। फिर मैंने इस वाले कंपाउंड को क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। जब आप इस कंपाउंड का रिडक्शन कराओगे तो हमें जो कंपाउंड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिकमिक एसिड। अभी हमें सिकमिक एसिड मिला है, अब हम सिकमिक एसिड से जो हमारे लास्ट वाले कंपाउंड होते हैं ट्रिप्टोफैन वगैरह, फिनाइलएन, तो वो हमें चाहिए, वो हमें बनाने होते हैं। तो बेसिकली हमारा कुछ नहीं हुआ है, ऊपर वाले कंपाउंड में जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका OH में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, रिडक्शन कराया है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ऐड करा दिया। फिर मैंने कराना होता है इसका फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कराने का मतलब क्या है कि मैं एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करूँगी, तो मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करूँगी और एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दूँगी, तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। ठीक है, इतनी आपने रिएक्शन समझ में आई, सिंपल रिएक्शन है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपका पहले एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और PEP दोनों की रिएक्शन होती है तो एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस होती है जहाँ पे हमें DAHP कंपाउंड मिलता है। देन हमने इसका साइक्लाइजेशन करा दिया तो हमें 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड मिल रही है। इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, इसमें से वाटर को निकालेंगे, वाटर निकाला तो 3 डिहाइड्रोसिकमिक एसिड मिल गया। फिर मैंने इसका रिडक्शन भी करा दिया, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया ऑक्सीजन को। बेसिकली हमें यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना था, इसलिए हाइड्रोजन जोड़ा है। फिर मैंने इसका फॉस्फोराइलेशन कराया तो एक मेरा जो है फॉस्फेट ग्रुप ऑक्सीजन से आके अटैच हो गया, तो हमें मिल गया सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। आगे की रिएक्शन देखो। अब जो मुझे कंपाउंड मिला था सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट, अब मैं क्या करूँगी, उसमें PEP कंपाउंड जोड़ दूँगी, दैट इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था उस कंपाउंड को मैं यहाँ अटैच कर दूँ। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा कंपाउंड एज इट इज़ सेम है, बस मैंने यहाँ पे क्या है PEP कंपाउंड अटैच कर दिया। जब मैं इसको ज्वाइन करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 इनॉल पायरुवेल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट। समझ में आ गया। देन हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन करानी है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं चॉरस्मिक एसिड सिंथेस। चॉरस्मिक एसिड सिंथेस की प्रेजेंस में मैं जब इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे यहाँ पे चॉरस्मिक एसिड मिल जाता है। अब यहाँ से आपकी रिएक्शन जो है शुरू होती है दो फेजेस में शुरू होती है। फर्स्ट एक सिंपल रीअरेंजमेंट होता है और सेकेंड आपका एंथ्रानिलेट सिंथेस शुरू होता है। तो जब मैं आपकी इस एसिड की रिएक्शन एंथ्रानिलेट सिंथेस की प्रेजेंस में कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे एंथ्रानिलिक एसिड मिल जाता है और इस एंथ्रानिलिक एसिड से ही मुझे अपना लास्ट प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ ट्रिप्टोफैन। ठीक है, जो हमें बनाना था कंपाउंड, जो मैं आपको रिएक्शंस में बता रही थी, दैट इज़ ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एनिलीन। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अपना ट्रिप्टोफेन मिल चुका है। अब दो कंपाउंड जो ट्रायोसिन फिनाइल एलिनीन है वो हमें मिलेंगे इस वाले कंपाउंड से। जब मैंने इस एसिड का सिंपल रीअरेंजमेंट कराऊंगी तो सबसे पहले मुझे एक एसिड मिलेगा जिसको बोलते हैं प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड, अब प्रीफेनिक एसिड से हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं। आगे की जो रिएक्शन है ना, मैंने नेक्स्ट पेजेस पे लिखी हुई है। जैसे आपको यहाँ पे प्रीफेनिक एसिड मिल गया। अब प्रीफेनिक एसिड का हमने क्या कराना है, डीहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन।
जब मैंने प्रीफेनिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन डीकार्बोक्सिलेशन कराया तो मुझे जो कंपाउंड मिला वो है हमारा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। मैंने इसकी रिएक्शन करानी है ट्रायोसिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो मुझे अपना लास्ट कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज़ ट्रायोसिन। देन फिर मैंने प्रीफेनिक एसिड की जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन कराया, मतलब वाटर को रिमूव कराया, कार्बोक्सिलेशन कराया, मतलब COOH को ऐड करा, तो मुझे क्या मिला, फिनाइल पायरुविक एसिड मिल गया। फिनाइल पायरुविक एसिड का मैंने रिएक्शन कराई फिनाइल एनिलीन अमीनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिल गया, अपना फिनाइल एनिलीन। तो इस तरीके से आपको तीनों कंपाउंड मिल जाते हैं, फिनाइल एनिलीन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। अब देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो, अपने एग्ज़ाम्स के अंदर चाहते हो कि मेरे पेजेस और भर जाएं, तो जो मैंने ऐसी रिएक्शंस लिखी है, इसी रिएक्शन को आप अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि पहले 2 कंपाउंड थे, उन्होंने आपस में रिएक्शन की, वहाँ पे एल्डोन का कंडेंसेशन टेक प्लेस हुआ एंड वी गॉट द DHP। आफ्टर द साइक्लाइजेशन वी गॉट द अनदर कंपाउंड। इस तरीके से अगर आप पेज को भरना चाहते हैं, और अगर किसी को थ्योरी लिखने में परेशानी है तो आप वो मुझे बता सकता है, मैं एक शॉर्ट्स के थ्रू जो थ्योरी है इस रिएक्शंस की वो आपको बता दूँगी। अब जो है रोल देखते हैं यहाँ पे कि सिग्मिक एसिड पाथवे का क्या रोल है। तो जो मेरे सिग्मिक एसिड पाथवे होता है ना, उसको यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी फिनोलिक कंपाउंड। बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड की सिंथेसिस में यूज़ की जाती है आपकी सिग्मिक एसिड पाथवे। इस पाथवे के थ्रू अभी तो मैंने बताया कि देखो ट्रायोसिन, फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफेन हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जो कि फर्दर यूज़ किए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन, टैनिन, ठीक है, इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और साथ के साथ जो मेरा सिग्मिक एसिड पाथवे है ये आपका गैलिक एसिड और इंडोल के सिंथेसिस में भी आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपकी जो है सिग्मिक एसिड पाथवे जो है वो हुआ कंप्लीट। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं याद आए तो एक दो बार आप पीछे वीडियो करके फिर से देख सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अब मैं बात करती हूँ अपने दूसरे पाथवे की, जो है हमारा एसीटेट पाथवे। एसीटेट पाथवे को हम लोग एसीटेट मेवलोनेट पाथवे या टर्पेनॉइड पाथवे और आइसोप्रिनॉइड्स पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मैंने तीनों नेम आपको बताई, मेवलोनेट हो गया, टर्पेनॉइड हो गया, आइसोपेनॉइड हो गया, तो ये इन पाथवे के नाम से भी जो है रिएक्शन पूछ ली जाती है, पाथवे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इनके नाम से भी एसीटेट पाथवे को जाना जाता है। ये वाला जो पाथवे डिस्कवर हुआ था 1950 में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब एसिटाइल कोएंजाइम की डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद 1950 में हमारा एसीटेट पाथवे डिस्कवर हुआ था। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं आर सिंथेसाइज बाय यूजिंग दिस पाथवे। बहुत सारे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे स्टेरॉइड हो गया, टर्पेनॉइड हो गया, इनको सिंथेसाइज किया जाता है एसीटेट पाथवे के थ्रू। ये वाला जो पाथवे है ना, बेसिकली स्टार्ट होता है आपका एंजाइम दैट इज एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोएंजाइम ए, कॉलिन नहीं है, सॉरी, एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पायरुवेट। ये हमें कहाँ से मिलता है, पायरुवेट से मिलता है। और जो एंड प्रोडक्ट होता है इस पाथवे का वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। लास्ट जब हमारी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेंगे, जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। सीधी बात, हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। इसकी मैं रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपको पेजेस थोड़े और इंक्रीज़ करने हैं तो आप सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लेना कि हमारे 2 एसिटाइल कोएंजाइम आपस में रिएक्शन करते हैं, क्लेमेंसन कंडेंसेशन वहाँ पर टेक प्लेस होती है एंड जस्ट वी गॉट द एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर भी अगर थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसकी अलग से थ्योरी लिखकर जो है टेलीग्राम चैनल पे उसकी नोट्स बना के सेंड कर दूँगी। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो भी मेरा पाथवे है वो स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो यहाँ पे मेरे 2 हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 आपस में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इनका जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्लेमेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है और हमें कंपाउंड मिल जाता है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर जो हमें एसाइल जो कोएंजाइम ए हमें मिला है, हमने फर्दर उसकी रिएक्शन करानी होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक और एसिटाइल कोएंजाइम इससे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, HMG कोएंजाइम ए, ठीक है। फिर हम HMG कोएंजाइम ए का रिडक्शन कराते हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है अपना नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज़ मेवलोनिक एसिड। मेवलोनिक एसिड का जब आप फॉस्फोराइलेशन कराओगे, ठीक है, मेवलोनिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन कराओ तो हमें अपना नेक्स्ट कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेवलोनिक एसिड डाइफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेट भी बोल सकते हो। बेसिकली क्या है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही यही होता है कि हमें एक फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे अटैच करना है। तो आपने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे आपके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए। तो 2 हैं
इसलिए हमने डाईफॉस्फेट लिखा है। डाईफॉस्फेट की जगह आप इसको पायरोफॉस्फेट भी लिख सकते हो। फिर हमने यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि जो आपका COOH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, कहीं ना कहीं हमें इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से COOH ग्रुप हटा है और साथ में हमने वाटर को भी यहाँ से रिमूव कराना है। तो यहाँ का एक OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन ये हमने बाहर निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया आपका। ठीक है, तो जब हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है IBP, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटाइल पायरियोफॉस्फेट। आइसोपेंटाइल पायरियोफॉस्फेट का फिर हमने फर्दर रिएक्शन करानी होती है आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शंस कराओगे तो बेसिकली क्या होगा, पहले तो आपका जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और हमें कंपाउंड मिल रहा है डाईमिथाइल एलाइल पायरियोफॉस्फेट। ठीक, फिर हमने क्या करना है, जो भी हमें कंपाउंड मिला है उसमें हमें एक IPP ऐड करना है। जो मेरा IPP कंपाउंड था आइसोपेंटाइल पायरियोफॉस्फेट, इसको हम लोग इस कंपाउंड में ऐड करेंगे तो हमें कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज़ मोनोटर्पेनॉइड्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमें कंपाउंड मिल रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे क्या मिला था, मोनोटर्पेनॉइड। तो मोनोटर्पेनॉइड में मैंने एक और IPP को ऐड करना है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे सेस्क्यूटर्पीन। फिर IPP को ऐड करना है तो डाईटर्पेनॉइड मिल गया। तो इस तरीके से हमने अपने एक ही कंपाउंड के अंदर IPP को ऐड करना है, लास्ट में हमें ट्राईटर्पीन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है रिएक्शंस, जो आपका एसिटेट पाथवे है वो होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। फर्दर वही है कि अगर आप इसकी थ्योरी लिख देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, 10 मार्क्स या 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो रिएक्शन आपको अगेन एंड अगेन देखनी है, अपने कॉपी में लिख लिख के देखनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाथवे की, तो वो है आपका अमीनो एसिड पाथवे। देखो अमीनो एसिड, अगर थोड़ा सा इसको समझ लो, अमीनो का मतलब दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। और अमाइन का मतलब, सॉरी एसिड का मतलब कि इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। अमीनो एसिड पाथवे हमारा एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जिसके थ्रू जो हमारे अमीनो एसिड होता है उनको सिंथेसाइज किया जाता है। बेसिकली आपके 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर सीधे देखूँ अमीनो एसिड का, तो क्या होता है, एक उसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप, एक उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, बीच में आपकी एक साइड चेन प्रेजेंट होती है। तो ये आपका अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद जो आपके प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं जितने भी मेरे मतलब 20 जो अमीनो एसिड्स हैं, बल्कि जो हमारे ह्यूमन होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते 9 अमीनो एसिड्स को। अब इन 9 अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और ये हमारे कौन से होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। 9 अमीनो एसिड के नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे हिस्टाडीन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, लाइसिन है, फिनाइल एलेनिन है। तो ये जितने भी है ना, ये 9 अमीनो एसिड्स, इनको ह्यूमन बना नहीं सकते अपने बॉडी के अंदर, और ये जो होते हैं हमारे असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब असेंशियल और नॉन असेंशियल मतलब, असेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हमें वो डाइट से लेने पड़ते हैं। और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, दैट इज़ असेंशियल अमीनो एसिड, वो हमारे 9 होते हैं, जिनके मैंने यहाँ पे नेम लिख रखा है। अब सीधी सीधी बात, हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं, पाथवे देख लेते हैं। बेसिकली जो पाथवे स्टार्ट होता है वो ग्लूकोज से होता है। वैसे आपने ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस देखी होगी अपनी बायोकेमिस्ट्री में। ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है। उसके 4-5 स्टेप के बाद हमें क्या मिलता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है। फिर 2 स्टेप बाद हमें क्या मिलता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट मिलता है, उससे पायरुवेट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमारा बनता कैसे है। ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, उसके 4-5 स्टेप के बाद हमें मिलता है राइबोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे एक रिएक्शन टेक प्लेस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं HMP शंट। तो 4-5 स्टेप के बाद हमें जो कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट से हमें मिलती है अपनी हिस्टाडीन। हिस्टाडीन हमारी एक अमीनो एसिड है। देखो जितने मैंने ब्लू उसमें कर रखे हैं, ब्लू कॉलम के अंदर हैं, वो सारे आपके अमीनो एसिड है। ठीक है, तो हिस्टाडीन क्या है, आपका एक अमीनो एसिड। अब हिस्टाडीन और 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये दोनों कंपाउंड आपस में मिलकर हमें एक नेक्स्ट अमीनो एसिड देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिन। और सेरिन क्या देता है हमें, ग्लिसरीन और सिस्टीन। तो ये तीनों चारों ही क्या है, हमारे अमीनो एसिड्स हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉस्फेनोल पायरुवेट से हमें जो पायरुवेट मिल रहा था, इस पायरुवेट के थ्रू हमें 4 अमीनो एसिड मिलते हैं। पहला है एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शंस होती रहती हैं बॉडी के अंदर, और हमें क्या मिलते रहते हैं, अपने अमीनो एसिड्स मिलते रहते हैं। पायरुवेट के बाद हमारी यहाँ पे क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है सिट्रेट से। सिट्रेट से
दो कंपाउंड हमारे सिट्रेट से पहले बनता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जिससे हमें 3 कंपाउंड मिलते हैं अपने, ग्लूटामेट है, ग्लूटोमाइन है, प्रोलिन है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं आपके एक साइड हमारा। उसके बाद हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद बनता है हमारा ऑक्सोलो एसीटेट। एक्चुअली यहाँ पे ना 3 से 4 स्टेप के बाद ये रिएक्शन, सब पूरी रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि हमें अपना बायोकेमिस्ट्री का नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमें ये चीज़ देखनी है इन द शॉर्ट फॉर्म कि किस तरीके से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। उससे हमें जो हमारे अमीनो एसिड मिलते हैं दैट इज़ एस्परेट है, मिथोनाइन है, ठीक है। इसी तरीके से साइड में आपकी एक और HMP शंट की रिएक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाती है एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट से। अब ये तो आपको पता ही है एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट है ना, एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये तो मैंने अभी बताया था कि एरिथ्रोस फॉर फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोनों की जब रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पे क्या टेक प्लेस होता है, सिग्मिक एसिड पाथवे। और सिग्मिक एसिड पाथवे से हमें 3 अमीनो एसिड्स मिल रहे थे दैट इज़ फिनाइल एलेनिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या है, मेरे अमीनो एसिड मिलते हैं। ये अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे ना, थोड़ी इजी है, बाकी दो के कंपैरिजन में थोड़ी इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अमीनो एसिड पाथवे यहाँ पे टेक प्लेस होता है। आई होप आपने रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। और इसका भी यही है, इनमें अगर मैं तीनों में इंपॉर्टेंट बताऊँ तो जो आपकी पहले वाली है दैट इज सिग्मिक एसिड पाथवे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज़, इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। बेसिकली हमने करना क्या है इसमें, हम लोग इसमें कहा जा रहा है कि आप लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करके प्लांट्स के अंदर किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इस टॉपिक के अंदर हमने यही पढ़ना है। तो सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे दे रखा है बायोजेनेटिक स्टडी, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। देखो, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक का मतलब ओरिजिन, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब है ये स्टडी होता है जनरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। इस इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका आप अपने 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो एक बार आपका 2 मार्क्स में ही पूछा गया है ना। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, अगर ये 7 में भी आ जाता है तो आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करना है तो हम लोग आइसोटोप्स देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और टोप्स का मतलब क्या होता है, प्लेस। आइसोटोप्स हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी पीरियडिक टेबल के अंदर एक ही प्लेस के अंदर ऑक्यूपाई रहते हैं, एक ही प्लेस, है ना। पीरियडिक टेबल आपने पढ़ी होगी 12th केमिस्ट्री के अंदर। तो उसमें जो एक होता है ना, एक प्लेस जो होता है वो सारा क्या होता है, आइसोटोप्स का होता है। तो उनको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं वो आपके ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक वेट डिफरेंट है। तो देख सकते हो आपको जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो तो 6 सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक वेट है वो क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 12, यहाँ पे 13। उसके बाद जो मेरा आइसोटोप्स होते हैं ना, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका स्टेबल आइसोटोप्स, दूसरा है आपका अनस्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स हमारे वो होते हैं भाई, स्टेबल हैं, ये कोई भी रेडिएशन को एमिट नहीं करते। लेकिन अनस्टेबल कौन से होते हैं, जो कि अनस्टेबल हैं तो रेडिएट एमिट करेंगे, वो रेडिएशन को एमिट करते रहेंगे। यहाँ पे आप इनकी एग्जांपल देख सकते हो कि अनस्टेबल और स्टेबल के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैथड दैट आर यूज इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट। ऐसे मैथड्स देखते हैं। अब उन मैथड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो कि प्लांट के इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर केवल ट्रेसर टेक्निक के बारे में दिया हुआ है तो हम उसको ही पढ़ेंगे। बाकी और भी मैथड होते हैं जैसे म्यूटेंट स्ट्रेंट है, ग्राफ्टिंग मैथड है, आइसोलेटेड टिश्यूज़ हैं, ये भी मैथड होते हैं। सिलेबस के अंदर आपका ट्रेसर टेक्निक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपका जो ट्रेसर टेक्निक है ना, उसमें होता क्या है, ट्रेसर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ट्रैक करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पाथवे को ट्रैक कर रहे हैं जिसके थ्रू मेटाबोलाइट्स को बनाया जाता है ना। और हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स का। रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करके हम उस पाथवे को ट्रैक करते हैं जिसके थ्रू मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को बनाया जाता है प्लांट्स के अंदर। ट्रेसर टेक्निक को यूज़ किया जाता है टू ट्रेस द वेरियस इंटरमीडिएट और द सेकेंडरी इंटरमीडिएट इन द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू सेकेंडरी और हमारे इंटरमीडिएट बनते हैं उनको ट्रैक करने के लिए ट्रेसर टेक्निक का यूज़ करते हैं। इस वाली टेक्निक में सीधी सी बात है, हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ।
देखो, सबसे पहले हम लोग जो आपका रेडियो आइसोटोप है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि कौन सा वाला चाहिए। क्योंकि अगर हमें प्रोटीन का इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम नाइट्रोजन और कार्बन को लेंगे, टर्पीन का करना है तो ऑक्सीजन कार्बन, इस तरीके से अल्कोलॉइड का करना है तो नाइट्रोजन। उसके बाद जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है रेडियो आइसोटोप्स का, तो हम उसको लेबल करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। लेबल का मतलब है यहाँ पे, देखो लेबल का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने किसी कार्बन को चुना कि मुझे इस कार्बन के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैं उस कार्बन को लूँगी और उस कार्बन के थ्रू उसको क्या करूँगी, यहाँ से इस कार्बन को रिड्यूस करके उसको यहाँ अटैच कर दूँगी। उसके बाद ये मेरा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन के थ्रू अटैच किया जाएगा और फिर ये मेरा क्या बन गया, लेबल कंपाउंड बन गया। अब ये जो मेरा लेबल कंपाउंड बना है, इसी लेबल कंपाउंड को मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट कर देती हूँ। जब मेरा लेबल कंपाउंड मुझे मिल जाता है, रेडियो लेबल कंपाउंड मिल जाता है, तो उस रेडियो लेबल कंपाउंड को इंसर्ट कर दिया जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, और प्लांट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए भी हमारे कुछ मेथड्स हैं, जैसे आपका बाय स्टैम्प फीडिंग है, स्प्रे टेक्निक है, इनफिल्ट्रेशन है, डायरेक्ट इंजेक्शन है, या रूट फीडिंग है। ये हमारे यहाँ पे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप उस रेडियो लेवल कंपाउंड को इंसर्ट कर सकते हो। देन जो है नाउ एट लास्ट केमिकल एक्सट्रैक्शन बाय इन्फ्यूज़न डिकॉक्शन था। उसके बाद मैं उस केमिकल को बाहर निकाल लेती हूँ उस प्लांट से, क्योंकि मुझे देखना है ना कि एज इट इज़ वही कंपाउंड बनाए कि नहीं बनाए। तो हमारे मेथड्स होते हैं जैसे इन्फ्यूज़न है, डिकॉक्शन है, इनके थ्रू हम लोग उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो इन टेक्निक का यूज़ किया जाता है डिटेक्शन के लिए, सेपरेशन के लिए ऑफ मेटाबोलाइट्स। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने सिग्मिक एसिड पाथवे का एग्जांपल दिया। अब सिग्मिक एसिड पाथवे से आपका क्या बन रहा था, फिनाइल एलिनिन, ट्रिप्टोफेन, ट्रायोसिन, ये बन रहे थे। अब मैंने सपोज़ करो कि इसी पाथवे के थ्रू मैंने उस कंपाउंड को, रेडियो लेवल कंपाउंड को इंसर्ट करा, तो मैं उस कंपाउंड को देखूंगी कि भाई लास्ट में मेरे वही कंपाउंड मिल रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, तो जब मेरा एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो मुझे डिटेक्शन भी तो करना है। तो डिटेक्शन एंड सेपरेशन करती हूँ, तो उसके लिए भी आपकी कुछ टेक्निक्स दी गई हैं, जैसे NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, गैस आयनाइजेशन चैम्बर है, और GM काउंटर एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या है, मैथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो। तो आई होप आपने यूनिट समझ में आई होगी। और यहाँ पे जो है आपके जो चारों टॉपिक हैं, देखो जी वो हो चुके हैं आपके कंप्लीट। ठीक है, देख सकते हो आप, जितने भी आपके चारों टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस यूनिट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बता सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर वो छोटी है थोड़ी तो हम उसको 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।